हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का चौथा मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 3 मॉडल पेपर सॉल्व कर दिए हैं। तो आज इस चौथे में मॉडल पेपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथियों, आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC 6 to 12 को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को एक जज्बे के साथ। तो पहले आपको इसमें खंड ए में एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपके, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो ऑप्शन है आपके इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, चीन। तो आपको आपके इसका राइट आंसर है कि जो प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान है वो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो ऑप्शन है आपके इसमें कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो आपके इसका राइट आंसर है जो है आपके लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य की मांग को मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए गए वे क्या कहलाते थे? तो इसका आपका राइट आंसर है कि गुमास्ते कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका इसका राइट आंसर है जो है ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सुमशेर, ब्रूनटलेट, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है तो आपके शमशेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस बाप रिजर्व भारत के किस राज्य में है, उसका नाम क्या है? तो मानस बाप रिजर्व भारत के जिस राज्य में है उसका नाम बताना है आपको। तो आपके इसमें विकल्प है असम, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है वो आपके असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो सूती, ऊनी, जूट, रेशमी। तो आपका इसका राइट आंसर है जो है जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह था। तो स्वतंत्रता के बाद देश में विकसित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह कौन सा था? कांडला, न्यू मंगलोर, तुतिकोरिन, मुंबई। तो आपका इसका राइट आंसर है वो कांडला बंदरगाह। तो आपको इसका कमेंट में बताना है कि कांडला बंदरगाह है जो किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है। तो शासन के विभिन्न वर्गों के बीच सत्ता का जो बंटवारा है वो क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज विवरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विवरण, सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपके सत्ता का क्षैतिज विवरण। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश में संघीय व्यवस्था नहीं है? तो इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड। तो आपका इसका राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? तो एक चौथाई, एक तिहाई, आधे, दो तिहाई। तो इसमें आपके हैं वो एक तिहाई पद है जो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? दो दलों वाली व्यवस्था किस देश में? भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान। तो इसका आपका राइट आंसर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है वो आपके प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर्थक ऋणदार का सामान्य उदाहरण है? जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, मकान, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है वो आपके कि ये सभी है जो समर्थक ऋणदार का सामान्य उदाहरण है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण। तो ये आपका है इसका राइट आंसर वो है वैश्वीकरण। तो साथियों, ये हमारे पहला क्वेश्चन पूरा होता है जिसमें एक एक क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के। और अगला क्वेश्चन आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और हमने यहाँ पर आपको जो रिक्त स्थान है वो उनकी पूर्ति एक हाईलाइटर के साथ में दर्शाई गई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक रखते थे, तो वो यहाँ पर खाली स्थान था जिसमें हमने पढ़ा कि वो एक जॉबर रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। और भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन की पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। तो इसमें आपके पर्यावरण था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व के लगभग देश, इसमें देशों की संख्या थी 164, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन था कि पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित कर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो इसमें पता गया थी कि वो कौन सी पार्टी बनी, तो वही भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को दबाने की कोशिश करती है। और इसका जो अगला और अंतिम रिक्त स्थान है, सातवां, वो है कि वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है। इसमें आपके अगला तीसरा क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिनमें प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देना है आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, तो आपको बताना कि इस एक्ट के अंतर्गत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। ये आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्ड से आप क्या समझते हैं। तो गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते हैं थे जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते, उत्पादों पर नियंत्रण रखते तथा प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। तो गिल्ड्स उत्पादकों के एक संगठन थे जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते, उत्पादों पर नियंत्रण रखते और प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। तो भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित हुई। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में तुलनात्मक रूप से कौन से लोग ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग तुलनात्मक रूप में ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक जो फ्रेंच लोग थे वो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। और अगला क्वेश्चन है इसमें कि पितृसत्तात्मक समाज कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है आपके कि पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जो पुरुष प्रधान होता है तथा परिवार का शासन पिता के हाथों में होता है। और जो मातृ सत्तात्मक शासन होता है उसमें समाज में महिला को प्रधान माना जाता है तथा परिवार का शासन माता के हाथ में होता है। तो मातृ सत्तात्मक शासन का आपको एक उदाहरण देना है कमेंट बॉक्स में, तो इसका एक उदाहरण जरूर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल के कोई दो कार्य लिखिए। तो राजनीतिक दल के दो कार्य प्रमुख हैं। तो दो प्रमुख कार्य इस प्रकार चुनाव लड़ना और सरकार बनाना या विपक्ष की भूमिका निभाना, ये राजनीतिक दलों के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला तो चुनाव लड़ना और दूसरा सरकार बनाना या विपक्ष की भूमिका निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र के कोई दो दोष बताइए। तो पहला इसमें है कि कर्मचारियों अथवा श्रमिकों को नियमित रोजगार नहीं मिलता है। और दूसरा जो है कि इस क्षेत्र में अवकाश व अन्य भत्ते नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का कोई एक महत्व अथवा लाभ बताइए। तो वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये इसका राइट आंसर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वन प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। इस रूप में वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो वनों के द्वारा ही प्रकृति का एक संजीवन संभव है, इस प्रकार वन उत्पादक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की पारिस्थितिकी तंत्र में एक अहम भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या हैं। तो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसमें पहला तो नियमित ऊर्जा की पूर्ति करना, दूसरा कि कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता कराना। अगला आपका खंड आता ब है। तो खंड ब में आपसे लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको उत्तर शब्द सीमा है वो लगभग 50 शब्द रखनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि चौथा जो क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह में आप के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बारडोली सत्याग्रह के बारे में हम ये जानते हैं कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो कि भू राजस्व को बढ़ाने में खिलाफ था बढ़ाने के खिलाफ था। ये बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। तो इसमें आपको दो फैक्ट प्रमुख तौर पर ये याद रखना है कि ये बारडोली सत्याग्रह वो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से विख्यात है उनके नेतृत्व में बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व हुआ, जिसमें जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। ये बारडोली सत्याग्रह नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता है कि जो भारत के लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके नेतृत्व में हुआ। तो ये इनकी आपके जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी वो आपके गुजरात में बनी हुई है, जो एक सबसे बड़ी मूर्ति है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इनके नाम से यहाँ पर गुजरात में एक इनकी
मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रशासकों को और पुस्तकों पर पाबंदियां क्यों लगाई? तो रोमन कैथोलिक के द्वारा प्रशासकों और पुस्तकों पर पाबंदियों क्यों लगाई गई थी? तो इसका आंसर है कि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। आम जनता ने इनके आधार पर बाइबिल के नए अर्थ लगाने प्रारंभ कर दिए। इससे रोमन कैथोलिक चर्च ने धर्म विरोधी विचारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रशासकों और पुस्तकों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल कौन है? तो श्रीलंकाई मूल के तमिल जो कि श्रीलंका में पैदा हुए थे उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। और श्रीलंका के भारतीय तमिल वह हैं तमिल है जो औपनिवेशिक शासन के दौरान बागानों में कार्य करने के लिए लाए गए लोगों की संतान है। तो यहाँ पर कहने का आशय यह है कि श्रीलंका में जो मूलभूत वहाँ ही पैदा हुए वो तो श्रीलंकाई तमिल है, और जो वहाँ पर काम करने के तौर पर गए थे भारत से वो है भारतीय श्रीलंकाई तमिल। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एवं राजनीतिक गोलबंदी से सार्वजनिक जीवन में औरतों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एवं राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका बढ़ाने में मदद की है। इसी के परिणाम स्वरूप आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं। तो साथियों, हमारे द्वारा आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 को मद्देनजर रखते हुए एक बैच लॉन्च किया गया है कि 10th टारगेट बैच। तो अब की बार विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 अंक लाने की जिद। तो इस कोर्स की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसमें आपके अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया कोर्स कंप्लीट वीडियो कोर्स और पीडीपी नोट्स के साथ मिलेगा। इसमें आपको पार्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराने वर्षों के पेपरों का सार संग्रह भी मिलेगा। तो इसमें आपके व्याख्याता प्रेमजीत चौधरी, जिनको 20 वर्षों का अनुभव है, उनके द्वारा ये कोर्स आपको मिलेगा। तो इस कोर्स को आपको प्राप्त करने के लिए हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है आपके OR उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें जाइए, जिसमें आपको नाम मात्र की फीस है, केवल 150 रुपये में ये पूरा कोर्स मिलेगा, जो अभी आपके लिए है, जो 90% ऑफ चल रहा है। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी चीन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, समझाइए। तो साम्यवादी चीन में एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था है। यहाँ केवल साम्यवादी दल को ही शासन करने की अनुमति है। वहाँ चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतियोगिता की अनुमति नहीं देती, इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता है। कहने का आशय है कि चीन में है वो एक दल का ही प्रभुत्व रहता है, वहाँ पर कोई अन्य दल चुनावी प्रतियोगिता की अनुमति नहीं है उसको, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ राजतंत्र की तरह शासन चलता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में अधिक समय क्यों लगता है? और तो इसका आंसर है कि लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में अधिक समय लगता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना करना होता है। और अगला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक सरकारों को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल रखना पड़ता है। उसे कोई फैसला लेने से पहले बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि लोकतंत्र में निर्णय बातचीत और मोल तोल के आधार पर लिए जाते हैं। लोकतंत्र में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उससे पहले उस पर घोर बातचीत और मोल तोल के आधार पर लिया जाता है। पूरे विचार विमर्श से यहाँ पर कोई डिसीजन लिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विकास की धारिता से आप क्या समझते हैं? तो विकास की धारिता का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाने तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है, ताकि वे भी बेहतर जीवन जी सके। इस हेतु संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। विकास की धारिता से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को भी बल मिलता है। कहने का अर्थ ये है कि विकास के स्तर को और ऊंचा उठाना तथा जो विकास के स्तर को है वो भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है, ताकि वे भी बेहतर जीवन जी सके। इसके लिए पर्यावरण के संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग करना, ताकि भावी पीढ़ी के भी लिए भी वे संसाधन बच कर रह सके। और इसके अलावा इसमें कि पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन को भी बल मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना और प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार संभव बनाया है? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के उपयोग से विभिन्न देश के व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं का आसानी से संपर्क हुआ है तथा नवीन प्रौद्योगिकी से अब घर बैठे वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान संभव हो गया है। तो प्रौद्योगिकी और सूचना से दूरसंचार, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि सेवाओं के माध्यम से जीवन जीना आसान हो गया, जिससे कि घर बैठे हुए व्यक्ति अपने से व्यापार और आदान प्रदान का कार्य जो आसानी से कर सकता है। वस्तुओं का और सेवा का जो आदान प्रदान है वो नवीन प्रौद्योगिकी से अब सरल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से बचाने हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो उपभोक्ता को उसके अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे अपने संरक्षण में इनका उपयोग कर सके।
अगला पॉइंट है कि उपभोक्ता को संरक्षण संबंधी सभी अधिनियमों एवं प्रक्रियाओं से संबंध में जानकारी देनी चाहिए। तो उपभोक्ता को संरक्षण से संबंधित सभी अधिनियम जो सरकार द्वारा बने गए उससे प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, बताइए। तो संसाधनों की बर्बादी को रोकने, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने, सीमित संसाधनों का सभी को उपलब्ध कराए जाने तथा संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बनाए रखना आदि के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। ये 4 पॉइंट है जिससे कि संसाधनों का नियोजन आवश्यक है, जिसमें पहला कि संसाधनों की बर्बादी रोकना, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कराना, सीमित संसाधनों का सभी को उपलब्ध कराए जाने तथा अंतिम पॉइंट था कि संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बनाए कर रखना, तो जिससे संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जल संकटग्रस्त संसाधन है, इस कथन की पुष्टि में 2 तर्क दीजिए। तो ये कथन है कि भारत में जल संकटग्रस्त संसाधन है, इसके पुष्टि में 2 तर्क देने हैं। तो जिसमें हम देखते हैं कि भारत में जल संकटग्रस्त संसाधन, पहले हेडिंग डालते हुए पहला पॉइंट दिया गया कि भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल के अत्यधिक प्रयोग में से जल की कमी हुई, और दूसरा है कि भारत में जल प्रदूषित किए जाने के कारण उपयोग में लाने योग्य नहीं रह गया। तो पहला था कि भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल के अत्यधिक प्रयोग से जल की कमी होगी, और दूसरा था कि जल प्रदूषण के कारण वो जल उपयोग में लाने के नहीं योग्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों है। तो रेल परिवहन है वो कहाँ पर है जो अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है और क्यों है, इसकी पुष्टि में भी आपको पॉइंट देने हैं। तो रेल परिवहन मैदानी भागों में अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है, क्योंकि तो मैदानों की समतल भूमि पर रेल मार्ग बनाना सरल होता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि मैदानों में रेल मार्ग बनाने पर अपेक्षाकृत कम लागत आती है, और मैदानी भागों में सघन जनसंख्या के कारण यात्रियों की संख्या अधिक होने से आय अधिक होती है। तो रेल परिवहन है जो मैदानी भागों में अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है, जिस क्योंकि मैदानों की समतल भूमि पर रेल मार्ग बनाना भी आसान होता है, और इस मार्ग पर अपेक्षाकृत कम लागत आती है, और यहाँ पर सघन जनसंख्या के कारण यात्रियों की संख्या अधिक होने से आय अधिक होती है, इसलिए ये लाभदायक और सुविधाजनक है। अगला हमारा आता है खंड 6, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तर शब्द सीमा आपके 100 शब्द रहने वाली है। तो इसमें आपके पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में दालों की कृषि का उल्लेख कीजिए, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, और अथवा में पूछा गया कि भारत में मक्का की कृषि का उल्लेख कीजिए। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता देश है। छोटे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में दालों है का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता देश कौन सा है, तो इसमें आपके ये है भारत। तो इसमें अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर तथा चना भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं। तो प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी है? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना, ये यहाँ पर प्रमुख दलहन फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, इस कारण इनकी कृषि शुष्क परिस्थितियों में भी की जा सकती हैं। फलीदार फसलें होने के कारण अरहर के अलावा अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखती हैं। इसी कारण इन फसलों को प्राय फसलों के आवर्तन अर्थात फसल चक्र में बोया जाता है। शाकाहारी भोजन में दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर ये था दालों के बारे में कृषि का उल्लेख, तो जिसमें प्रमुख फसलों के नाम थे अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना तथा ये प्रमुख नाम थे। और भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। इसके साथ ये दालें की फसलों में करने से हमारे शाकाहारी भोजन है वो आसानी से उपलब्ध होता है, जिसमें दालों में प्रोटीन की मात्रा भी अत्यधिक पाई जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे देखते हैं अथवा का उत्तर। तो मक्का भारत में खरीफ की फसलों के अंतर्गत मक्का की कृषि की जाती है। यहाँ तो हमें आपका क्वेश्चन था कि भारत में मक्का की कृषि का उल्लेख कीजिए। तो मक्का की कृषि का उल्लेख करना है, तो इसमें मक्का भारत में खरीफ की फसलों के अंतर्गत मक्का की कृषि की जाती है, और बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का की रबी की ऋतु में भी उगाई जाती हैं। ये खाद्यान्न है वे चारा दोनों रूपों में काम आती है। भौगोलिक परिस्थितियाँ मक्का की फसल के लिए 21 सेंटीग्रेड सेल्सियम से 27 सेंटीग्रेड सेल्सियम तापमान की आवश्यकता होती है, तथा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के इसकी फसल अच्छी प्रकार से पैदा की जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर मक्के की फसल बहुत शानदार और अच्छी फसल होती है। उत्पादन देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश देश में मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं।
तो अगला हमारा नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग के द्वारा होने वाले आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का वर्णन कीजिए। और अथवा में दिया गया कि गिरमिटिया मजदूरों ने कैरिबियन क्षेत्र में एक नई संस्कृति को जन्म दिया। इस कथन को 3 उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि रेशम मार्ग का महत्व आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो रेशम मार्ग से पश्चिमी को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का बड़ा महत्व था। यह था रेशम मार्ग भूमि या समुद्र से होकर गुजरने वाले मार्ग थे जो एशिया के विशाल क्षेत्र या एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। तो रेशम मार्ग है जो आपकी भूमि या समुद्र से होकर गुजरने वाले मार्ग थे जो एशिया के विशाल क्षेत्र या एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। और दूसरा पॉइंट है कि रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा पोल्ट्री तथा भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो यहाँ से तो आपके कपड़े और मसाले विश्व के दूसरे भागों में जाते थे और वापसी में आपके सोना और चांदी जैसे बहुमूल्य वस्तुएं यहाँ पर यूरोप से एशिया में आती थी। तो ये सब रेशम मार्ग के द्वारा संभव था। रेशम मार्ग अर्थात भूमि और समुद्री द्वारा विदेशों में जाने वाला जो विशाल मार्ग था वही यहाँ पे रेशम मार्ग था। तीसरा पॉइंट है कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। इस्लाम धर्म के प्रचारक भी रेशम मार्ग से विश्व के अन्य देशों में गए। इससे पहले बौद्ध धर्म का रेशम मार्ग के द्वारा ये अनेक स्थानों पर प्रचार हुआ। तो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। इस्लाम धर्म के जो प्रचारक थे वो भी रेशम मार्ग के द्वारा विश्व के अन्य देशों में गए। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का रेशम मार्ग के द्वारा अनेक स्थानों पर प्रचार प्रसार हुआ था। अब देखते हैं हम अथवा का उत्तर। तो अधिकांश अनुबंधित श्रमिक अर्थात गिरमिटिया मजदूर को क्या कहता? अधिकांश अनुबंधित श्रमिक। तो अनुबंध समाप्त हो जाने में के बाद भी वापस नहीं लौटे। इन लोगों ने कैरिबियन अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मा अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए जिन्होंने वहाँ एक नई संस्कृति को जन्म दिया। तो पहला पॉइंट है इसमें कि होसे त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया और इस मेले को होसे नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। दूसरा पॉइंट है कि रास्ता फारियानवाद ये एक विद्रोही धर्म था जिसे जमैका के रंगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था। इसमें भी भारतीय आप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीपीय समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। तीसरा पॉइंट है कि चटनी म्यूजिक त्रिनिदाद और ग्वाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय आप्रवासियों के यहाँ पहुँचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का यही उदाहरण है। 18वां क्वेश्चन है कि भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है बताइए। और अथवा में दिया गया कि भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ, इसके क्या लाभ हुए। तो संघवाद का अर्थ संघवाद अर्थात संघीय शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच विभाजित होती है। और भारत में संघवाद का स्वरूप तो भारतीय संघवाद राज्यों का संघ है। और भारतीय संघीय व्यवस्था में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए है और दूसरी सरकार प्रांतों के स्तर पर होती है। 1992 में संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन की संस्थाओं के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी गई। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया। तो इसमें 3 सूचियां निर्धारित की गई जिसमें पहली थी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी आपके समवर्ती सूची। तो इसलिए भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। चौथा पॉइंट है कि भारतीय संघवाद में न्यायपालिका स्वतंत्र तथा सर्वोच्च है। और 5वां पॉइंट है कि भारतीय संघवाद में सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है, यहाँ कुछ राज्यों को विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संघवाद में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। तो सूचियाँ 3 थी आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो आपको यहाँ पर दी गई कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया। अथवा का उत्तर है कि भारत में भाषाई राज्यों का गठन। तो भारत में भाषाई राज्यों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए हुआ कि एक भाषा बोलने वाले क्षेत्र एक राज्य में आएगा। एक भाषा बोलने वाला क्षेत्र है जो एक राज्य में आ जाए और राज्य के भाषाई गठन से लाभ एकीकृत और मजबूत हुआ। तो भाषावार राज्य बनने से देश अधिक सुदृढ़ बने और इससे प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक हो गया। तो इसमें आपके पास भाषावार राज्य बनने से देश से जो अधिक सुदृढ़ बना और इससे प्रशासन है जो अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक हो गया था।
और नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता को समझाइए। और अथवा में दिया गया कि अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर बताइए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रत्येक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र अन्य क्षेत्र को वस्तुएं अथवा सेवाएं बेचता है तथा अपने स्वयं की जरूरत की वस्तु अथवा सेवाएं अन्य क्षेत्र से खरीदता है। कहने का आशय है कि जो प्रत्येक क्षेत्र है वह एक दूसरे पर निर्भर है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को वस्तुएं बेचता है और दूसरे से खरीदता है। तो प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः न कि पूर्णतः प्रकृति प्राकृतिक कारकों पर पंप निर्भर करता है। और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को मांग द्वारा प्राथमिक क्षेत्र प्रभावित होता है तथा द्वितीयक क्षेत्र पूर्णतः प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर निर्भर रहता है। इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। तो कहने का आशय है कि द्वितीयक क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र पर और तृतीयक क्षेत्र है जो द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर रहता है। तो इससे कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग किया जाता है। अथवा का आंसर है कि अंतिम वस्तुओं में मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उपभोक्ता तक पहुंचती है अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। अंतिम वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में शामिल किया जाता है। तो अंतिम वस्तुएं वो होती है जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है और इसका जो मूल्य है वो आपको जीडीपी में शामिल किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। उदाहरण के तौर पर बिस्कुट, ब्रेड, रेडीमेड कपड़े आदि। अगला पॉइंट है कि मध्यवर्ती वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जो अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तु के मूल्य से पहले से शामिल रहता है, अतः इसे सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर गेहूँ, कपास, सिले कपड़े आदि। तो इसमें आपके वे ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं, वही आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यम वस्तुओं का जो मूल्य है आपके अंतिम वस्तुओं के मूल्य से पहले से शामिल रहता है, अतः इसे सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जा सकता। अगला हमारा नेक्स्ट आता है और अंतिम है ये खंड 10 जिसमें आपसे निम्नात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा आपको 200 से 250 शब्द रखने हैं। तो इसमें 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखना। दूसरा, विकास के ऋण की भूमिका। और अथवा में दिया गया कि आपके अनुसार वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है और क्यों। तो भारतीय रिजर्व बैंक के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए बैंक अपनी नकद जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। रिजर्व बैंक नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। दूसरे, रिजर्व बैंक इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को एक जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज की दरें क्या हैं। ये जरूरी है क्योंकि नियंत्रण के अभाव में बैंक अपनी मनमानी करने लगेंगे तथा ब्याज दरें बढ़ा देंगे, अधिक लाभ हेतु लोगों का शोषण करेंगे तथा छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को ऋण देने में आनाकानी करने लगेंगे। और दूसरा है कि किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में ऋणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऋणों के माध्यम से लोग अपनी उत्पादक आवश्यकताओं का पूरा करते हैं जिससे उनकी आय की वृद्धि होती है। ऋण लेकर बहुत से उद्योगपति उद्योगों में विनियोग करते हैं जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है तथा देश में उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो कहने का आशय यह है कि रिजर्व बैंक है जो बैंकों पर इसलिए नज़र रखता है कि वो किन किन को ऋण मुहैया कराते हैं और उनसे किस तरह ब्याज वसूल करते हैं और कितनी है जो ब्याज दर लगाई जाती है, इसलिए कि बैंक है वो अपनी मनमानी करने नहीं लगे। तो ऋणों से देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है। ऋण के माध्यम से कृषि क्षेत्र का भी तीव्र विकास संभव है। स्पष्ट है कि बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए बैंकों से सस्ता कर्ज लेते हैं। इसका उपयोग कर वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग आदि लगा सकते हैं, वे वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामंतरीय के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। अब देखते हैं हम अथवा का उत्तर। तो जिसमें पूछा गया था उसका आंसर है कि हमारे दृष्टिकोण से वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मौद्रिक प्रणालियाँ जो श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठता के हम जो कारण हैं वो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें पहला है कि मौद्रिक प्रणाली में जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उसे मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। उदाहरण के लिए एक जूता निर्माता बाजार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है तो वे जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा। तो मौद्रिक प्रणाली को श्रेष्ठ इसीलिए मानते हैं कि किसी मुद्रा के द्वारा वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीज़ें खरीद सकता है। दूसरा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना
आवश्यक, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने व बेचने पर सहमति रखते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली में जूता व्यवसाय को जूते के बदले गेहूँ खरीदने के लिए गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता है जो गेहूँ के बदले जूते खरीदना चाहता हो। इससे विनिमय में दोहरे सहयोग के लिए बड़ी कठिनाई होती है। तो ऐसा संभव नहीं होता है, जो कम ही सहयोग बैठते हैं, इसलिए मुद्रा वो फिर व्यापारी जो जूते बेचकर गेहूँ खरीदने के लिए जो जूतों बेचने पर जो मूल्य प्राप्त होता है वो उसी मुद्रा के द्वारा वह आसानी से गेहूँ खरीद सकता है। इसलिए हम मौद्रिक प्रणाली को श्रेष्ठ मानते हैं। तो मुद्रा व्यवस्था में मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती हैं और विनिमय को आसान कर देती हैं। तो मौद्रिक प्रणाली में वस्तुओं का संग्रह मुद्रा के रूप में आसानी से किया जाता है कि विनिमय की मौद्रिक प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली से अतः श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार हमने मौद्रिक प्रणाली को वहाँ पर श्रेष्ठ माना था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां कि यूरोप में सन 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, और अथवा में दिया गया कि इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। तो आंसर है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने के कारण, तो 1871 के बाद इस क्षेत्र में तनाव पनपने के निम्नलिखित कारण थे। तो जिसमें पहला कारण है कि भौगोलिक और जातीय भिन्नता। तो बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो आदि शामिल थे। बाल्कन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर ऑटोमन साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित था। तुर्क लोग बाल्कन या ईसाई जातियों का शोषण करते थे, इससे बाल्कन जातियों में असंतोष व्यापक था। तो बाल्कन क्षेत्र में आपके जो तुर्क लोग थे वो बाल्कन या ईसाई जातियों का शोषण करते थे, इसलिए बाल्कन जातियों में असंतोष था। दूसरा पॉइंट है कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार, बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के प्रसार तथा ओटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण बाल्कन क्षेत्र की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। तो ओटोमन साम्राज्य को विघटन होने के बाद वहाँ पर बाल्कन क्षेत्र की स्थिति जो काफ़ी खराब हो गई थी। तीसरा पॉइंट है कि ओटोमन साम्राज्य द्वारा आधुनिकीकरण के प्रयास। तो 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण तथा आंतरिक सुधारों के द्वारा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। तो इसमें था कि जो उसके अधीन जो यूरोपीय राष्ट्रीयता थी वो उसके चंगुल से निकलकर अपने स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी और उसका विघटन हो गया। अगला चौथा पॉइंट है कि बाल्कन राज्यों में एकता का अभाव। बाल्कन राज्यों में परस्पर एकता का अभाव था। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया। प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिकारों से अधिक प्रदेश प्राप्त करना चाहता था और इस कारण बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। तो वहाँ पर हर राज्य ये चाहता था कि उसको अधिकार के बजाय वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहता था। और पांचवा पॉइंट था कि बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बाल्कन क्षेत्र में ये तनाव और अधिक बढ़ गया। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेश स्थापना, नौसैनिक एवं सैन्य शक्ति के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। तो रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देश अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके बाल्कन क्षेत्र में अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इससे इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध है जो इसके कारण होना पड़ा और जो 1914 से आपके 18 तक चला था। अब देखते हैं हम इसमें आपके अथवा का उत्तर। इटली राष्ट्र राज्य का विकास एवं एकीकरण। तो इटली राज्य का विकास एवं एकीकरण कैसे हुआ? तो इसमें आपके जूसेपे मैत्सिनी का योगदान। तो इटली अपने एकीकरण से पूर्व 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पीठमांड में इतावली राजवंश का शासन था। इतावली भाषा में भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। इटली के क्रांतिकारी नेता जूसेपे मैत्सिनी ने 1831 में यंग इंडिया नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की और इसके माध्यम से उसने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर आपके मोस्ट पॉइंट बनता है कि यंग इंडिया नामक जो क्रांतिकारी संस्था थी उसकी स्थापना कब तथा किसने की थी? यंग इंडिया आपके क्रांतिकारी संस्था की स्थापना 1831 में जूसेपे मैत्सिनी ने की थी। अगला दूसरा पॉइंट है कि काबूल का योगदान। तो पहला था आपके जूसेपे मैत्सिनी का योगदान, जिसमें उसने यंग इंडिया नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। और आगे हम देखते हैं काबूल का योगदान। तो काबूल सार्डिनिया पीठमांड का प्रधानमंत्री था। तो सार्डिनिया पीठमांड ने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक संधि की। इस संधि के पीछे काबूल का हाथ था। इस संधि के परिणाम स्वरूप 1859 में फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त करके सार्डिनिया पीठमांड ने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और लोम्बार्डी को सार्डिनिया पीठमांड में मिला लिया गया। तो काबूल ने यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान निभाते हुए अपनी चतुर कूटनीति की संधि की
और 1859 में उसने ये जो लोम्बार्ड है उसको सार्डिनिया पीठभांड में मिला लिया। तीसरा हमारे जो पर्सन है वो व्यक्ति है वो है कि गैरिबाल्टी का योगदान। तो गैरिबाल्टी इटली का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। 1859 में युद्ध में नियमित सैनिकों के अतिरिक्त जूसेपे गैरिबाल्टी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया। उसने 1860 में सिसिली और दक्षिणी इटली पर आक्रमण किया और उन पर अधिकार कर लिया। जनमत संग्रह के बाद सिसिली और दक्षिणी इटली को सार्डिनिया पीठमांड में मिला लिया गया। तो गैरिबाल्टी ने दक्षिणी इटली और सिसिली को सार्डिनिया पीठमांड में मिला लिया। इस प्रकार उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा किया था। चौथा आता है हमारे कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय का योगदान। विक्टर इमैनुअल द्वितीय का योगदान। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय सार्डिनिया पीठमांड का राजा था। तो 1861 में उसे एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। तो एकीकृत इटली का राजा कब तथा किसे घोषित किया गया था? 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। तो 1867 में वेनेसिया को भी इटली में मिला लिया गया। 1870 में इटली की सेनाओं ने रोम पेपल राज्य पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो यहाँ पर इटली के एकीकरण में हमने 4 अलग अलग महान व्यक्तित्व देखे हैं जिन्होंने अपना योगदान देकर इटली को एक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उसका एकीकरण पूर्ण किया। अगला हमारा क्वेश्चन है जो 22वां और अंतिम क्वेश्चन है मानचित्र से संबंधित, जिसमें आपको अथवा में मिलेगा। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। जिसमें 4 विकल्प होंगे जिनको आपको भारत के मैप में अंकित करना है। तो पहले में है आपके पनकी, हरदुआंगज, परीक्षा, कोरबा। और दूसरे में है कि हजारीबाग, गोवा, जगदीशपुर, उड़ीसा, झारखंड, लोहरदग, पेटी। तो इसका आंसर हम यहाँ पर इस प्रकार देखते हैं। तो पहले आपका है जिसमें आपके हरदुआंगज है वो आपके यहाँ पर अंकित है, और पनकी है वो आपके यहाँ पर, परीक्षा है वो आपके यहाँ पर। ये तीनों आपके यहाँ पर मोस्ट रहने वाले हैं। जो ये तीनों के तीनों हैं आपके यूपी में स्थित हैं, यूपी में। और ये कोरबा है जो आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अथवा का उत्तर हम यहाँ पर इस प्रकार देखते हैं। तो जगदीशपुर है वो आपके यूपी में स्थित है। और गोवा है जो आपका यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राज्य है, यहाँ पर आप नक्शे के अनुसार ही देख सकते हैं। और हजारीबाग यहाँ पर आपके उड़ीसा में है। और उड़ीसा, झारखंड, लोहरदग, पेटी है जो आपके यहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये था हमारा चौथा मॉडल पेपर जिसका हमने संपूर्ण सॉल्यूशन एक बेहतरीन तरीके से किया। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम 5वें मॉडल पेपर का सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।